तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि कल जो है सो मैंने इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा दिया था। आज हम लेकर के आए हैं कार्बन और उसके यौगिक का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसका लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जो कि वन लीनियर होता है या तो फिर जो 2 नंबर का या फिर 3 नंबर का जो पूछा जाता है 2 नंबर का क्वेश्चन, वो हम आज देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चल रहे हम। तो इसमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि श्रृंखलन क्या है। श्रृंखलन जो है सो मेरा क्या है, सो आप लोग को पूछ रहा है। तो और क्या बोल रहा है कि किन 2 तत्वों के उदाहरण दें जो श्रृंखला द्वारा यौगिकों का निर्माण करते हैं। मतलब श्रृंखलन क्या है, उसको 2 तत्वों का निर्माण जो करता है उसका लिखना है। और तो यहाँ पर देखिए कि क्या होता है श्रृंखला से। देखिए यहाँ पर कि कार्बन परमाणु में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। तो इसे हम लोग श्रृंखलन कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन हो जाएगा इसका मेन एग्जाम्पल इसमें। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं। कार्बन के 2 गुणधर्म क्या है, सो आप लोगों को बता पूछ रहे हैं कि जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। तो इसका क्या कारण है, क्या इसमें उत्तर जाएगा। तो कार्बन यौगिकों में विशाल संख्या होने के निम्नलिखित 2 कारण है। पहला क्या है कि कार्बन यौगिक श्रृंखलन का गुण होना। दूसरा कार्बन की संयोजकता 4 होना। ये इसका 2 मतलब मेन कारण है गुणधर्म होने का। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास, अपरूप अपरूपता किसे कहते हैं। अपरूपता किसे कहते हैं, कार्बन के 2 प्रमुख अपरूपता के नाम लिखें। अपरूपता क्या है, उसके 2 लिखना है नाम इसका, ठीक है ना। क्या देखिए होता है अपरूपता कि जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विभिन्न रूपों में पाया जाता है, तो इस घटना को हम लोग अपरूपता कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसका जो एग्जाम्पल है वो देखिए, कार्बन के 2 अपरूपता हीरा और ग्रेफाइट है। मतलब इसका क्या है, 2 अपरूपता हीरा और ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो क्या हो जाएगा देखिए, कार्बन यौगिक की वह श्रेणी है जिसके सभी सदस्यों में एक ही प्रकार्यात्मक समूह रहता है और जिसके किसी भी 2 क्रमागत सदस्यों के आणविक सूत्रों के बीच सदा CO2 का अंतर रहता है। उसे हम लोग समजातीय श्रेणी कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर कि CH4 है और C2H6 है। तो इसमें देखिए CH2 का अंतर है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद CH3OH है, उसी के ग्रुप में C2H5OH है। तो इसमें भी आप लोगों का CH2 का अंतर है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास की प्रकार्यात्मक समूह किसे कहते हैं। प्रकार्यात्मक समूह किसे कहते हैं और निम्न यौगिकों का विद्यमान प्रकार्यात्मक समूह का नाम बताइए। और इनमें से पूछ रहा है कि सभी का प्रकार्यात्मक समूह का अपनों का नाम बताना है, इसमें से कौन सा प्रकार्यात्मक समूह किसमें है। तो इसका देखिए क्या होता है प्रकार्यात्मक। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वे समूह जिसके ऊपर यौगिक का मुख्य गुण निर्भर करता है, उसे हम लोग प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं, ठीक है ना। इसका जो देखिए यहाँ पर पहला दिया था मेरा CH3COOH, तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है कार्बोजिलिक अम्ल, ठीक है ना। इसका प्रकारात्मक समूह क्या, कार्बोजिलिक अम्ल है। दूसरा बोल रहा है CH3 COCH3। तो यहाँ पर आप लोग दिख रहा होगा बीच में यहाँ पर आप लोगों का CO दिया गया है। तो CO किसका होता है, तो आप लोगों को पता होगा कीटोन का होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया तीसरा क्वेश्चन C2H5CHO दिया गया है। तो ये आप लोगों का किसका होता है, तो एल्डिहाइड का होता है। CHO रहता है मतलब एल्डिहाइड का रहता है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन की C2H5OH आप लोगों को दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, ये अल्कोहल का है। ऑप्शन इसका क्या होगा इसका, तो इसका अल्कोहल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि निम्न प्रकारात्मक समूह का नाम लिखिए। क्या बोल रहा है कि ये जो दिया गया है आप लोगों का, इनमें से आप लोगों को पूछ रहा है कि सबका नाम लिखना है। तो पहला मेरा क्या है, ये आप लोगों को पता होगा कि पहला मेरा क्या है, कीटोन है। दूसरा मेरा क्या है, कार्बोजिलिक एसिड है, कार्बोजिलिक अम्ल जिसको बोल सकते हैं। तीसरा क्या है मेरा, एल्डिहाइड है। चौथा क्या है मेरा, ये मेरा अल्कोहल है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों का इसका नाम लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखिए। मतलब क्या बोल रहा है कि जो ये 3 आप लोगों का दिया गया है, इसका आप लोगों का क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखना है, ठीक है ना। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका देखिए कि F2 जो है, इसको कैसे लिखना है, तो देखिए यहाँ पर कि इसे F2 है। तो F का जो F क्या होता है मेरा, आप लोगों को पता होगा कि फ्लोरीन का जो होता है परमाणु संख्या कितना होता है, 9 होता है। ये आप लोगों को पता होगा। तो इसका जो संयोजकता होता है वो कितना होता है, देखिए तो 9 होता है, 2 और कितना होता है, 7 होता है। मतलब लास्ट में से कितना बचता है इसका, यहाँ पर 7 बचता है। तो जो लास्ट में इसका बचता है
उसी से बनता है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कि आपने होगा, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि यहाँ पर मेरा 2 है, 2 यहाँ 4 है, 2 यहाँ 6 और एक यहाँ पर मेरा था 7 है। तो यहाँ पर 2 बोल रहा है, 2 F2 है, मतलब 2 F2 को हमको मिलाना है, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाना है। तो आप लोग को इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनेगा। इसमें से एक ये ले लेगा, इसमें से एक ये ले लेगा, मतलब दोनों का अष्टक इसमें जो है क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोगों को बनाना था। तो इस तरह से आप लोग बना लीजिए। दूसरा क्या बोल रहा है कि NH3 है। तो आप लोगों को पता होगा कि नाइट्रोजन का जो होता है वो कितना होता है, तो नाइट्रोजन का मेरा 7 होता है, ठीक है ना, परमाणु संख्या। ये किसका होता है, तो 2 होता है और 5 होता है। तो इसका लास्ट में कितना बचता है, मेरा 5 बचता है। देखिए तो यहाँ नाइट्रोजन जो है यहाँ पर मेरा, इसमें से यहाँ पर 2 दिया गया है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है। इसमें से हाइड्रोजन मेरा 3 लिया गया है, तो एक हाइड्रोजन को यहाँ पर ले गए हम, एक हाइड्रोजन को यहाँ पर, एक हाइड्रोजन को यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पर बॉन्ड बना दिया गया। और तो यहाँ पर हाइड्रोजन का होता है कितना, मेरा 1 होता है, इसमें 1 ही तो रहता करता है, सब में 1 सब दे दिया गया, सब मतलब सबका इसमें से क्या होगा कि अष्टक मेरा पूरा हो गया। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बना दिया गया। उसी प्रकार यहाँ CCl4 बोल रहे, तो आप लोगों को पता है कार्बन का जो होता है लास्ट में, वो आप लोगों का 4 बचता है, समझ सकता है इसका, ठीक है ना। और इसमें से क्या किया गया कि यहाँ क्लोरीन का कितना 17 होता है। ये आप लोगों को पता होगा कि कितना होता है, 2 8 और यहाँ पर इसका बच जाता है क्या, और यहाँ पर 7 होता है लास्ट में। ये 7 जो हो गया, इसमें से क्या किया कि 7 यहाँ पर, जैसे क्लोरीन के पास 7, तो ये क्या करेगा, एक उसको चाहिए रहेगा, तो एक वो किससे लेगा, तो यहाँ पर एक कार्बन से लेगा, सही। मतलब आप लोग को पता है कि कार्बन का कितना होता है, 4 होता है, ठीक है ना, संयोजकता है इसका। तो ये एक एक करके सभी को दे देगा, सभी क्लोरीन को दे देगा, मतलब इसी प्रकार से ये बन जाता है CCl4। तो इसका जो है वो इसी तरह बनेगा, ये आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए। पहला बोल रहा है मेरा H2S का, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर H2S का यहाँ पर बनाया गया इस तरह से, मतलब हाइड्रोजन के कितना होते हैं, आप लोगों को पता होगा कि 1 होता है, ठीक है ना। और वहीं अगर हम सल्फर की बात करते हैं, कितना होता है, 16 होता है, ठीक है ना। तो उसका लास्ट में कितना बचता है, मेरा 6 बचता है। ये आप लोगों को यहाँ पर पता होगा कि इसका लास्ट में कितना बचता है, मेरा 6 बचता है। तो यहाँ पर से 2 दिया गया, 2 यहाँ पर, एक यहाँ और एक यहाँ। तो हाइड्रोजन का यहाँ पर 1 होता है, हाइड्रोजन का यहाँ पर 1 होता है, मतलब दोनों मिल करके क्या किया, एक संरचना बना रही है। इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक संरचना कहते हैं। तो इसी प्रकार से दोनों का बॉन्ड मतलब संपूर्ण हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है कि C2H5OH, दूसरा में दिया है C2H5OH। तो इस तरह से इसका सब संरचना आप लोग बना लीजिएगा। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है, ये आप लोग यहाँ पर देख करके सारा बना लीजिए। तो इसी तरह से यहाँ पर भी दिया गया है CH4 और C2H6 और C2H4 का दिया गया संरचना बनाने। इस तरह से आप लोग यहाँ पर इसका भी बना लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि इस स्थानों को भरिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है पहला मेरा कि इसमें से कि यौगिक दिया गया मेरा CH3CHO दिया गया है। इसका आप लोगों का यूपेक नेम लिखना है और उपस्थित प्रकारात्मक समूह को लिखना है। तो इसका आप लोग लिखिए, मैं इसका आप लोगों को यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसका अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा। ये बहुत आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि निम्न यौगिकों का यूपेक नेम लिखिए, मतलब HCOOH का, CHO का, CH3CO, C2H5 का आप लोगों का लिखना है। इसका क्या यूपेक नेम लिखना है। तो पहला जो है इसका क्या है मेरा, पहला मेरा मेथेनोइक अम्ल है, ये आप लोग यहाँ पर पता होगा। दूसरा मेरा क्या है, मिथेनॉल है। तीसरा क्या है मेरा, ब्यूटेनॉल है। ये आप लोग यहाँ पे इसका नाम जान अच्छे से कर लीजिएगा, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को पता होगा इसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि निम्न कार्बनिक यौगिकों के यूपेक नेम लिखें। वही आप लोगों का यूपेक नेम लिखना है, इसको आप लोग लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि अणुसूत्र C6H6 वाले यौगिकों का नाम लिखें, इसकी संरचना बताइए और इसमें उपस्थित एकल एवं द्विबंध संख्या बताइए। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि C6H6 में यौगिक का नाम लिखना है, मतलब C6H6 को हम लोग क्या कहते हैं, पहला बात तो ठीक है ना, C6 और H6 कहता है। इसका जो नाम लिखना है, नाम क्या है, यहाँ पर आप लोगों को पता है इसका नाम बेंजीन है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, देखिए किसकी संरचना बताएं, मतलब आप लोगों को इसका संरचना बनाना है, मतलब आप लोगों को पता होगा संरचना कैसा बनता है, तो इस तरह से बनता है इसका संरचना, ठीक है ना। 3 इसका बॉन्ड होता है, ये आप लोगों को पता होगा, इस तरह से बनता है संरचना इसका। उसमें उपस्थित एकल एवं द्विबंध की संख्या बताइए, मतलब आप लोगों को पता होगा इसमें एकल बंध मेरा कितना दिख रहा है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर इसमें से एकल बंध आप लोगों का 1 2 और 3 दिख रहा है, ठीक है ना। और वहीं का द्विबंध की बात करते हैं तो 1 2 3 यहाँ पर मतलब दोनों होता है, 3 3 होता है। इसी तरह से आप लोगों का इसका लिखना था। हम नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि संकलन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संकलन प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, सो आप लोगों को यहाँ पर पूछ रहे हैं। उदाहरण का एक उदाहरण दीजिए, प्रत्येक एक उदाहरण देना आप लोगों का। संकलन अभिक्रिया कैसे देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बन यौगिकों
के प्रतिकारकों का योग होता है, इसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि योग होता है, उसको हम लोग संकलन अभिक्रिया कहते हैं, मतलब जुड़ने वाला जो होता है उसको संकलन कहते हैं हम लोग। मतलब जैसे देखिए C2H4 को जब हम जोड़ेंगे तो H2O के साथ क्या बनेगा, C2H6 बन जाएगा, यही मेरा है संकलन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि प्रतिस्थापन, मतलब आप लोग यहाँ क्वेश्चन से पता चल रहा है कि प्रति मतलब हर एक का स्थान परिवर्तन करना, उसी को प्रतिस्थापन बोला जाता है। देखिए क्या होता है प्रतिस्थापन, कि वह ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह, क्योंकि परमाणु के समूह को विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, उसे हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया, CH4 प्लस Cl, सनलाइट की उपस्थिति में इसको जब जलाया गया तो क्या हुआ कि CH3Cl बना गया, प्लस में HCl इसका निकाल दिया गया, इस तरह से यहाँ पर बन जाता है। तो यही होता है इसका। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि हाइड्रोजनीकरण क्या है, क्या बोल रहे हैं कि हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसके औद्योगिक उपयोग क्या है, सो आप लोगों को बताना है। तो देखिए क्या है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के योग को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें जब हाइड्रोजन का जब योग होने लगता है तो उसको हम लोग क्या करें, उसको हम लोग हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। जब क्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है, उत्प्रेरक की उपस्थिति मतलब यहाँ पर लगा है PT, इसी की उपस्थिति में कराया जाता है। इसे देखिए इथाइन का CH2 के साथ अभिक्रिया कराएगा तो CH3 बना दिया मेरा, यही इसका होता है। देखिए कि हाइड्रोजनीकरण का उपयोग असंतृप्त वसा और संतृप्त वसा वनस्पति घी बनाने में उद्योगों में होता है, ठीक है ना, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। खाद्य तेल प्लस में H2NI से वनस्पति घी बन जाता है मेरा। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि इथेनॉल से एथेनोइक अम्ल कैसे बनाया जाता है। क्या बोल रहे हैं कि इथेनॉल से एथेनोइक अम्ल कैसे बनाया जाता है, इसका आप लोगों का रिएक्शन लिखना है। देखिए कि इथेनॉल को जब क्षारीय के MnO4 की उपस्थिति में विलयन की उपस्थिति में गर्म कर ऑक्सीकृत कराया जाता है तो क्या बनता है मेरा, एथेनोइक अम्ल बन जाता है। इसी तरह से आप लोगों को लैंग्वेज में लिखना है इसका और यहाँ पर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है CH3CH2OH का जब MnO4 की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा मेरा, CH3COOH प्लस H2O मेरा क्या हो जाता है, ये मेरा एथेनोइक अम्ल हो जाता है, ये मेरा मतलब इथेनॉल से मिलकर बन जाता है मेरा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट से एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, सो आप लोग यहाँ पर पूछ रहा है। देखिए कैसे अभिक्रिया करता है, सो आप लोग को यहाँ पर पूछ रहा है। तो देखिए कि एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण सोडियम एथेनोइड कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग यहाँ पर आता है, देखिए आप जैसे देखिए CH3COOH मतलब ये इथेनोइक अम्ल है, इसको Na2CO3 की उपस्थिति में कार्बन की उपस्थिति में जब इसका अभिक्रिया कराया तो क्या बना दिया मेरा, CH3COONA बना दिया, मतलब सोडियम क्या बना दिया मेरा, सोडियम एथेनोइड बना दिया और H2 और CO2 मेरा बाहर निकाल दिया। इस तरह से फिर यहाँ पर कराया जाता है। यहीं पर अगर हम कराते हैं कि NaCO3 के साथ कराते हैं, हाइड्रोजन कार्बन के साथ कराते हैं तो फिर सेम चीज़ मेरा यहाँ पर निकल करके आती है, वही यहाँ पर बोल रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि साबुन क्या है, और यहाँ पर इसका निर्माण के कच्चे पदार्थ को लिखिए। तो साबुन क्या है मेरा, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का उच्च हम लोग सोडियम पोटेशियम का लवण को कहते हैं, हम लोग साबुन कहते हैं। साबुन के निर्माण के लिए कच्चे पदार्थ निम्न है, वनस्पति तेल या वसा, इसी को हम लोग कहते हैं साबुन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि अपमार्जक क्या है, साबुन और अपमार्जक में अंतर आप लोगों को लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है साबुन से, देखिए यहाँ पर साबुन और देखिए साबुन में क्या होता है कि देखो इस साबुन क्या है, वे लंबी श्रृंखला वाले अम्लों के सोडियम और पोटेशियम का लवण होता है साबुन, ठीक है ना। और वहीं का डिटर्जेंट की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर कि वे लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक एसिड Na और पोटेशियम का सल्फोनिक एसिड का लवण होता है ये, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इनका आयनिक भाग COONA समूह होता है। क्या बोल रहा है कि इसका आयनिक भाग जो होता है क्या होता है, COONA होता है। और वहीं अगर इसकी बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर किसमें इसके पास आयनिक भाग SO3Na या SO4Na का समूह होता है, यही इसमें से अंतर होता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि कठोर जल में इसकी कार्य क्षमता घट जाती है। क्या बोल रहा है कि कठोर जल में इसका क्या होता है, कार्य क्षमता घट जाता है। देखिए यहाँ पर जो इसका डिटर्जेंट का होता है वो क्या होता है कि कठोर जल में इसकी दक्षता प्रभावित नहीं करती है, मतलब इसमें से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं देखिए कि इन्हें पानी में घुलने में समय लगता है। इसको क्या बोल रहे हैं कि पानी में घुलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। वहीं अगर हम डिटर्जेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर ये तेज़ी से घुल जाता है मेरा। उसके बाद देखिए कि यहाँ वे जो है बायोडिग्रेडेबल जैसे सोडियम स्टीयरेट डिटर्जेंट
होता है। ये क्या बोल रहा है कि कुछ डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, इसमें से कुछ नहीं होते हैं। सोडियम लोरिल सल्फेट, ये इसका डिफरेंस अंतर है, ये आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि जब कोई नमूना कठोर है और मृदु, यह जानने के लिए आप साबुन और डिटर्जेंट में किसका चुनाव करेंगे और क्यों करेंगे। तो ये आप लोग को यहाँ पर लिखना है। क्या बोल रहा है कि इसका आंसर लिखने से देखिए साबुन क्या है कि साबुन, क्योंकि साबुन कठोर जल के साथ अभिक्रिया आसानी से झाग उत्पन्न नहीं कर पाता है। क्या बोल रहा है कि साबुन जो होता है वो कठोर जल से अभिक्रिया नहीं करता, इसके कारण वो झाग उत्पन्न नहीं कर पाता है। जबकि डिटर्जेंट जो होता है वो क्या करता है कि मृदु जल के साथ अभिक्रिया करके आसानी से वो झाग उत्पन्न कर सकता है। तो इसमें से मेन डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, तो आप लोग का जो है इसमें से कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न था वो मेरा खत्म होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर सबसे पहले हम चलते हैं। देखिए इसमें मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें से तो आप लोगों को दो क्वेश्चन मिला के दिया गया है क्या कि हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन क्या है कि हाइड्रोजन एवं कार्बन के बने हुए को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सबसे अच्छा डिफिनेशन है, सबसे शॉर्ट डिफिनेशन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त में आप लोगों को डिफरेंस लिखना है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंस दे दिया गया है, ये आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए इसका पूरा अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि कार्बन के अत्यधिक निर्माण का क्या कारण है। जो कार्बन का अत्यधिक निर्माण होता है वो क्या कारण है, इसका समुख्य कारण जो लिखना है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन के अत्यधिक यौगिकों की संरचना करने के कारण अनेक हैं, जिसमें प्रमुख कारण इस प्रकार से हैं। इसका इस प्रकार देखिए यहाँ पर से देखिए कार्बन यौगिकों की श्रृंखला बनाने के गुणों का होता है, गुणों का होना में बोल रहे हैं। दूसरा में कार्बन से निर्जलता 4 होता है, ये कारण दूसरा है। तीसरा क्या हो जाएगा कि कार्बन के परमाणु के आपस में तथा दूसरे तत्वों के परमाणु के साथ एकल बंध द्विबंध त्रिबंध से जुड़े रहते हैं, यही इसका मेन कारण है। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल में दिया गया है कि सी में सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, इसी प्रकार से यहाँ पर होता है। कार्बन यौगिकों में समावयता प्रदर्शित करते हैं। कौन समावयता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि समावयता किसे कहते हैं, समावयता किसे कहते हैं। पेंटेन के समावयवों नाम में संरचना सूत्र लिखिए। समावयता किसे कहते हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले लिख रहा है यहाँ पर। देखिए किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग कि ऐसे यौगिक जिसके अनुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, समावयव कहलाता है। क्या कहलाता है, वो समावयव कहलाता है। घटना को समावयव कहते हैं हम लोग। जैसे देखिए यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, किसका बनाने बोल रहा है, तो आप लोग यहाँ पर पेंटेन का बोल रहा है आइसोमर्स बनाने के लिए। मतलब पेंटेन को ही आप लोग किस तरह से आप लोग वहाँ सेट कर सकते हैं, वही यहाँ पर आप लोग को पूछ रहा है। तो पहला संरचना ये नॉर्मल हो गया, उसके बाद आइसो पेंटेन हो गया, उसके बाद आप लोगों का नियो पेंटेन हो गया। ये आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आप लोगों का श्रृंखला बनाया जाता है। इसका 3 है आप लोगों का, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, आप लोग को पूछ सकता है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि एल्कीन क्या है, इसका सामान्य रासायनिक सूत्र लिखें और क्या बोल रहे हैं 3 कार्बन परमाणु वाले संरचना सूत्र लिखिए, वही यहाँ पर बोल रहा है। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु आपस में द्वि रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं, उससे एल्कीन कहते हैं। ठीक है ना। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है, आप लोगों को पता होगा। देखिए 3 कार्बन परमाणु के एल्कीन द्वारा संरचना सूत्र देखिए C3H6, ये मेरा फर्स्ट हुआ। C3H6 को इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, एल्कीन को डबल बॉन्ड लगता है, आप लोगों को पता ही होगा, इसलिए बीच में डबल बॉन्ड इसका लगाया गया है। ठीक है ना। हम नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन की निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब क्या बोल रहा है कि इन सभी जो दिया गया है ये सब क्वेश्चन आप लोगों का, इसका आप लोगों का रासायनिक समीकरण आप लोगों को लिखना है। तो पहला क्या बोल रहा है कि एथेनॉल को आप लोगों को वायु में जलाना है। देखिए इसको जलाते हैं, देखिए यहाँ पर क्या बनता है। देखिए जब हम इथेनॉल को जब जलाते हैं तो क्या बनता है, देखिए C2H5OH को जब हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, मेरा CO2 बन जाता है और H2O बन जाता है, प्लस मेरा हीट भी निकाल दे देता है। यही हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा में क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि मीथेन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है। क्या बोल रहा है कि मीथेन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है। चलिए अभिक्रिया करवाते हैं इसका। देखिए कि CH4 को जब हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं CH3Cl निकल जाता है मेरा बाहर और HCl मेरा बाहर निकल जाता है। ठीक है ना। ये आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। क्या बोल रहा है कि एथेनॉल को सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाना है। तो जब एथेनॉल को C2H5OH क्या है मेरा एथेनॉल है, इसको सोडियम के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो क्या बन जा रहा है मेरा
सोडियम इथेनॉइड बन जा रहा है मेरा, ठीक है ना, और हाइड्रोजन गैस मेरा मुक्त कर दे रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल इथेनॉल के साथ अभिक्रिया करती है। तो यहाँ पर देखिए कि क्या बोल रहे हैं कि जब इसको हम इथेनॉल इथेनॉल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है मेरा H2SO4 की उपस्थिति में, तो मेरा CH3COO CH2H5 प्लस H2O मेरा बना देता है, ठीक है ना। उसका नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि मीथेन को वायु में जलाना है। मीथेन को क्या करना है, वायु में जलाना है। तो देखिए CH4 का जब O2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, प्लस में H2O मेरा निकाल देगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन कि एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं। जब एथेनोइक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया था क्या बनाता है मेरा, सोडियम एथेनोइड बना देता है और H2O गैस मेरा बाहर निकाल देता है। इस तरह से अपना को लिखना है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि इथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है मेरा, सोडियम इथेनाइट बनाता है, सोडियम इथेनाइट बना देता है, ठीक है ना। तो ये इसका हो जाएगा आंसर, ये आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास, निम्नलिखित समीकरण को पूरा कीजिए। ये आप लोगों का होमवर्क रहा, इसको आप लोग जरूर पूरा कर लीजिएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका सारा आप लोग बना लीजिएगा। इसका जो आंसर होगा मैं कल दे दूंगा, ये आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। इसका जो हो जाएगा सो आप लोग बना के लाना है आप लोगों को, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि मिसेल क्या है। जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है। क्या इथेनॉल जैसे दूसरे विलायक में भी मिसेलक का निर्माण होता होगा, ये आप लोग को पूछ। तो मिसेल क्या था, सबसे पहले वो देखो। साबुन को जल में घोलने पर साबुन के कण परस्पर एकत्रित होकर गुच्छा का रूप धारण कर लेते हैं। इसमें लंबी कार्बन श्रृंखला वाला भाग आंतरिक हिस्से में होता है और आयनिक भाग बाहर होता है। इस संरचना को मिसेल कहा जाता है। आप लोग यहाँ पर देखिए साबुन के अणु दो मुख्य भाग है। साबुन के क्या है, दो मुख्य भाग हैं। वो क्या है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग ये पहला क्या देखिए यहाँ पर कि एक जल रागी और दूसरा जल विरागी भाग कार्बन श्रृंखला वाला भाग जल विरागी होता है। क्या बोल रहे हैं, जो कार्बन श्रृंखला वाला भाग होता है वो क्या होता है मेरा, जल विरागी होता है। और वहीं जो आयनिक भाग होता है, आयनिक भाग जिसमें सोडियम तथा पोटेशियम परमाणु होता है वह जल रागी होता है। क्या बोल रहे हैं कि जिसमें सोडियम पोटेशियम भाग होता है उसको वो जल रागी होता है। जब पानी जैसे ध्रुवीय विलायक में डाले जाते हैं तो इसका आवेशित भाग के कारण जल में रागी भाग बाहर होता है। इसी प्रकार मिसेल बनते हैं। इस प्रकार से आप लोगों का मिसेल बनता है कि इथेनॉल एक अध्रुवीय विलायक है। यह अतः इसमें जल रागी भाग के लिए आकर्षण भी नहीं होता है। अतः इथेनॉल से साबुन घोलने पर मिसेल नहीं बनता है। क्या बोल रहे हैं कि इथेनॉल को जब घुलाते तो मेरा मिसेल का निर्माण नहीं करता है। वही आप लोगों को यहाँ पर बताया गया। देखिए यहाँ पर मिसेल का इस तरह से आप लोगों का निर्माण होता है। इसका फिगर आप लोग देख लीजिए, इस तरह से यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है ना। बच्चों इसमें से इतना ही क्वेश्चन था। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।